हेलो स्टूडेंट, आपने इससे ऊपर वाला सारा देख लिया था। आज हम +2 क्लास का चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के बारे में देख रहे हैं। इसके हम आज एक अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। अब से पहले आपने महत्वपूर्ण हेडिंग देख लिए थे, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश का है? यानी कि सबसे कम लिंग अनुपात जो है वो कौन से देश में है? मतलब कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है वहाँ पे। तो इसका एक प्रमुख कारण भी बताना है। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है उसमें मात्र 468 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पर। कारण ये है कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास हो गया है। यानी कि जो कार्यशील जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा प्रवास कर रही है, इस कारण से वहाँ पर लिंगानुपात में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश विकसित देशों में जनसंख्या में बच्चों का अनुपात लगातार घट रहा है। यानी कि जो आपके विकसित देश हैं ना, जहाँ पे विकास हो चुका है, उन देशों में जो बच्चों का अनुपात है, यानी कि जो बच्चों की संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। बच्चे बहुत ही कम पैदा होते हैं, यानी कि जन्म दर बहुत ही कम है। तो एक कारण बताना है, जन्म दर में लगातार ह्रास होना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो जन्म दर पर उन्होंने नियंत्रण कर रखा है। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो आपका लेटविया का है, जहाँ पर 1187 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों की संख्या पे। यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो आपका लेटविया का है। ये वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं कि सबसे कम कहाँ पर है, सबसे अधिक कहाँ पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके बाद आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, आयु संरचना को जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण सूचक क्यों माना जाता है? यानी कि जो आयु संरचना है, आयु संरचना का मतलब है 0 से 15 साल तक के बच्चे, 15 साल से 59 साल तक के और 59 साल से ऊपर के। तो इसका जनसंख्या में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो देखिए, जनसंख्या अनुमान के लिए विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या जानने के लिए और भविष्य की योजनाओं की प्रतिक्रिया में मदद के लिए आयु संरचना की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले क्या कहा इन्होंने? जनसंख्या के अनुमान के लिए, क्योंकि अगर आपके 0 से 15 साल की उम्र के बच्चों की संख्या अगर बहुत अधिक है, इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में जो कार्यशील जनसंख्या होगी वो काफ़ी अधिक हो जाएगी। और अगर 60 से कम उम्र के व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम है, इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में जो जनसंख्या है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आयु संरचना की काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भविष्य की योजनाएं वगैरह भी इसी आधार पर बनाई जाती हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड की प्रमुख विशेषता क्या होती है? सबसे पहले आपको समझना है ह्रासमान क्या होता है। ह्रासमान का मतलब होता है कि जनसंख्या जो है वो काफ़ी तीव्र गति से घट रही है बढ़ने के स्थान पे। तो ऐसा पिरामिड जो होगा वो किस प्रकार का होगा उसकी बात करेंगे। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही निम्न हैं, यानी कि बहुत कम जन्म दर है और बहुत कम मृत्यु दर है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तो जनसंख्या जो है वो लगभग शिथिल अवस्था में, या फिर जन्म दर कम है तो वो ऋणात्मक अवस्था में या ह्रासमान अवस्था में होती है, यानी कि धीरे धीरे जनसंख्या घट रही है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होगी, यानी कि नकारात्मक होगी, कम होगी। जैसे कि जापान एक आपका ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या जो है वो ऋणात्मक अवस्था में है और वहाँ का पिरामिड जो है वो ह्रासमान जनसंख्या को दर्शाता है। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है, विस्तारित होती जनसंख्या के पिरामिड की एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपका ह्रासमान जनसंख्या, विस्तृत होती जनसंख्या, ये वाले क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में भी आराम से मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन में आएंगे सारे के सारे पिरामिड, तो वहाँ पर भी आप इनको समझ सकते हो और साथ में एग्जाम्पल भी आप वहाँ पे देखोगे।
तो देखिए, विस्तारित होती जनसंख्या का मतलब होता है कि जिसमें जन्म दर काफ़ी अधिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे होते हैं और जनसंख्या का विस्तार होता है। साथ में मृत्यु दर कम होती है, इसी कारण से वहाँ पर विस्तारित जनसंख्या होती है। तो विशेषताएं देखिए, उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर का मतलब है बहुत अधिक संख्या में बच्चे पैदा होना, जिसके कारण निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि छोटी उम्र के बच्चों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जैसे कि नाइजीरिया, बांग्लादेश और मेक्सिको। तो ये वाले देश ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहाँ पर आपकी आश्रित जनसंख्या, यानी कि 0 से आपके 14 साल तक के बच्चों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार का पिरामिड जो होगा वो आपका विस्तारित होता हुआ पिरामिड होता है। देखिए, आपको पिरामिड दिखा देते हैं कैसा होता है। पिरामिड में नॉर्मली एक इस प्रकार की लाइनिंग होती है, इसके दोनों तरफ इस प्रकार से, एक साइड में हम आपका फीमेल दिखाएंगे, दूसरी साइड में हम आपका मेल दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जनसंख्या को हम लाख में दिखाते हैं। इस प्रकार से मान लो ये है आपके 15 लाख है और इधर वाली है आपकी 10 लाख है। उसके बाद आयु दिखाएंगे, यहाँ पे 0 से 5 साल वाले हैं ये दोनों साइड में। उसके बाद कुछ इस प्रकार का होता है, ये थोड़ी सी कम संख्या है, ये होंगे आपके 10 से 15 साल वाले। उसके बाद और कम होगी, इस प्रकार से धीरे धीरे आपके 80 साल वालों की संख्या बहुत ही कम होगी। तो इस प्रकार से आपके जो पिरामिड बनते हैं और उसमें जनसंख्या को दर्शाया जाता है। उसके बाद देखिए, 7वां क्वेश्चन है आपका, वृद्ध होती जनसंख्या से क्या तात्पर्य। तो देखिए, जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है, यानी कि जो आपके 75 से 80 साल वाले लोग होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में। तो विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा, यानी कि काफ़ी लंबा जीवन जीने के कारण, तथा निम्न मृत्यु दर और मृत्यु दर के निम्न होने के कारण उच्च आयु वर्ग में जनसंख्या बढ़ रही है, यानी कि बड़ी उम्र की लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड संरचना का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का तात्पर्य विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से होता है, यानी कि अलग अलग आयु में कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, इस सब को हम आयु लिंग संरचना में दिखाते हैं, किस आयु के हैं और कितने हैं। पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या के आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था किस प्रकार से मेल फीमेल दिखाते हैं, साथ में उनकी आयु भी दिखाते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट लिंगानुपात क्या होता है, इसका सूत्र भी लिखिए। तो देखिए, लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात में आपके 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, यानी कि 1000 जहाँ पे पुरुष निवास कर रहे हैं वहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ये दर्शाता है आपका लिंगानुपात। तो देखिए, इस प्रकार से लिंगानुपात को निकाला जाता है। विश्व के कितने देशों में लिंगानुपात अनुकूल है और कितने देशों में प्रतिकूल है, ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कितने देश ऐसे हैं जहाँ पर लिंगानुपात अनुकूल है और कितने देश ऐसे हैं जहाँ पर प्रतिकूल है। अनुकूल का मतलब है गुड कंडीशन है, यानी कि लड़कियों की संख्या सही है, और प्रतिकूल का मतलब है बहुत ही कम संख्या है लड़कियों की। तो देखिए, अनुकूल जो हैं वो आपके 139 देश ऐसे हैं जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, लिंगानुपात सही अवस्था में है। और जो आपके प्रतिकूल में हैं वो आपके 72 देश आते हैं जहाँ पर लिंगानुपात जो है वो प्रतिकूल है, यानी कि सही अवस्था में नहीं है, वहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है। तो आज आपने ये 10 क्वेश्चन देख लिए, बाकी के क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे। और जो भी क्वेश्चन हम आपको नोटबुक में दे रहे हैं वो क्वेश्चन आपको ज़रूर उतार लेने हैं
उसके अलावा अगर आपको कंप्लीट लेसन में से कोई नया क्वेश्चन यहाँ पे दिखता है तो वो वाला क्वेश्चन भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और उसको ढंग से याद कर लेना। बाकी अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम रह गई थी वीडियो में। ये भी बताना कि वीडियो साफ़ नज़र आता है या नहीं। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि आपके जैसे और बच्चों की भी मदद हो जाए। तो आज के लिए इतना ही।